बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मई जून 21 पेपर 2-1 वेरिएंट 2-1। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। उसके बाद फिगर 1.1 शोज अ सॉलिड पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस। पिरामिड है, इसकी डेंसिटी रो है, मास m है, हाइट h है और बेस इसकी x है। द मास m ऑफ द पिरामिड इज गिवन बाय m इज इक्वल टू 1/3 रो h x स्क्वायर, where rho is density, h is height, x is length. Measurements are made in a table. इसकी टेबल में मेजरमेंट्स गिवन है आपको। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x। x में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, फाइंड आउट करनी है आपको। परसेंटेज गिवन है, तो सिंपल 4 का आप क्या निकाल लेंगे? 5%। 4 का 5% निकाल लेंगे। इस पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, आपको परसेंटेज गिवन है ना, इस पर एब्सोल्यूट निकालनी है। इस पर 5% अनसर्टेनिटी है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5/100, ये आ जाएगा 0.2 cm। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2 cm। उसके बाद कहता है द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड, डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। डेंसिटी इससे निकाली, डेंसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है। ओके, ये फार्मूला यूज़ किया डेंसिटी निकालने में, ये वाला, और आपने डेंसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो सबसे पहले डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाएं। क्या हो जाएगा? ये 3 मल्टीप्लाई होगा और h स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगा? 3m/hx स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि डेंसिटी के फार्मूला में क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं। जब भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं, देयर परसेंटेज एरर्स आर एडेड। वी इग्नोर द कांस्टेंट्स इन परसेंटेज एरर एंड पावर मल्टीप्लाइज विद द परसेंटेज एरर। तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन m प्लस परसेंटेज एरर इन h प्लस x स्क्वायर है 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन x। ऐड कर दें। परसेंटेज एरर इन m कितना है? 2%, प्लस परसेंटेज एरर इन h कितना है? 4%, प्लस परसेंटेज एरर x कितना है? 5%। 2 × 5%, 2 + 4 6, 6 + 10 16%। 16% आ गया जी इसमें। अच्छा जी, बेटा ये तो कोई और पेपर है। 21 कहा था मैंने आपको, 21 का 21। अच्छा बेटा, नाउ लिसन प्लीज। सो ये 16% आ गया इसके अंदर। उसके बाद हो गया, आगे कहते हैं नेक्स्ट बेटा, इसको इरेज करना पड़ेगा। ऐसे वो पढ़ाओ, ठीक है। The square base rests on a horizontal surface. Use the data to calculate the average pressure of the pyramid on the surface of the bench. The uncertainty answer is not required. आपने प्रेशर निकालना है और प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स की वेट आ जाएगा और एरिया, उसका जो बेस एरिया स्क्वायर है ना, x वाली साइड वाला एरिया है, x स्क्वायर, एरिया उसका x स्क्वायर हो जाएगा और वेट की जगह mg आ जाएगा। द स्क्वायर बेस रेस्ट ऑन अ सरफेस, यूज फिगर दिस टू कैलकुलेट द एवरेज प्रेशर ऑफ द पिरामिड ऑन द सरफेस ऑफ द बेंच। अनसर्टेनिटी नो आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? mg/x स्क्वायर। m की वैल्यू, g की वैल्यू, x स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं। m 19.5
19.5 ग्राम्स में है ना, केजी में चेंज करना है तो 1000 पे डिवाइड कर दिया जी। 9.81 ओवर एक्स, एक्स कितना है 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करना है 4 इंटू 10 पावर -2, सॉल्व करेंगे स्क्वायर, तो सॉल्व करते हैं तो x का आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करो बेटा, प्रेशर पास्कल में आ जाएगा। पूरा पढ़ दो क्या रहा है 11 कितना आ रहा है प्रेशर, हो सकता है पास्कल्स। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रखें, आपके जितनी भी सिग हो मेरे ख्याल 2 गिवन है, 2 या 3, मेरे क्वेश्चन में कितने सिग गिवन है, 2 गिवन है, 3 भी गिवन है, 2 या 3 में आंसर दे सकते हैं इसको। तो कितना कर देंगे 12,000 हो जाएगा, 12,000 पास्कल्स, ऑलमोस्ट 12,000 पास्कल्स। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेथड यही है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2, a person uses a trolley to move a suitcase at an airport. The total mass of the trolley and the suitcase is 72 kilograms. The person pushes the trolley and the suitcase along a horizontal surface with a constant speed 1.4 and then releases the trolley. The released trolley moves a straight line and comes to rest. Assume that constant total resistive force is 18 Newton opposes the motion of the trolley and the suitcase. Calculate the power required to overcome the total resistive force and the suitcase when it is moving with 1.4 meter per second. Okay, पावर निकालनी है। पावर का फार्मूला होता है अप्लाइड फोर्स इनटू वेलोसिटी। जब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो जितनी अप्लाइड फोर्स होती है ना, अप्लाइड फोर्स वो अपोजिंग फोर्स के इक्वल होती है। अप्लाइड फोर्स अपोजिंग फोर्स इक्वल होती हैं। तो फोर्स कितनी है जनाब 18 न्यूटन, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 1.4, 250 सॉरी 25.2 वाट्स आ जाएगी पावर, 25.2 वाट्स पावर आ जाएगी। अपने कैलकुलेशंस में ना मिस्टेक की थी, 12,000 नहीं 120 पास्कल। पिछले क्वेश्चन में बेटा आप जरा कैलकुलेशन चेक कर लें, इस पर हमने जो प्रेशर निकाला था ना, ये 12,000 नहीं आ रहा, ये 120 आ रहा है। वो कुछ गलती कर दी होगी ना मेरे पावर में। प्रेशर आ रहा है 120 पास्कल्स, ठीक है। तो 12,000 नहीं है बेटा। उसके बाद ये 25.2 ये सही कर लिया हमने। Calculate the time taken for the trolley to come to rest when it is released. Time taken for the trolley to come to rest. Okay. Initial velocity पता है आपको 1.4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है। फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर, फोर्स 18 न्यूटन्स, और मास कितना था इसका 72 मेरे ख्याल से 72। पहले एक्सलेरेशन निकालें, a इज इक्वल टू एफ ओवर एम, 18 ओवर 72.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है रुकने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, v 0 है, स्पीड कितनी थी पहले 1.4, डिसेलरेट हो रहा है तो ये नेगेटिव लेंगे, -0.25 इंटू टी, डिवाइड करो 1.4 डिवाइड बाई 0.25, 5.6 सेकेंड्स आ गया बेटा, ठीक है। तो ये टाइम आ गया उसके रुकने का। आसान था ये तो।
जी जनाब. At another place in the airport, the trolley and suitcase are on slope as shown. Okay, the person releases the trolley from rest at point X. The trolley moves down the slope in a straight line towards the point Y. The distance along the slope between X and Y is 9.5 meters. Rest से start करता है, यहाँ पे 0 speed इसकी. और distance given है 9.5 meter. The component of force of weight in the suitcase H along the slope is 54. ये component of weight है और ये friction force है. The component F of the weight हो गया. Assume the constant total resistive force of 18 Newton opposes the motion of the trolley and the suitcase. करना क्या है? Calculate the speed of trolley at Y. हमें इसकी यहाँ पे speed चाहिए. Final speed. ओके, तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेना. एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ma. फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ma. फॉरवर्ड फोर्स कितनी है 54, बैकवर्ड कितनी 18, 72 इंटू a 36 ओवर 72.5. एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. u 0 है, S कितना है 9.5 और V निकालना है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी. V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. तो V स्क्वायर 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 0.5, S कितना है 9.5. तो ये हो जाएगा 9.5 के 1 हो गया, 9.5 का स्क्वायर रूट. 9.5 का स्क्वायर रूट चेक करो. 3.1 हो गया. 3.1 मीटर पर सेकेंड. तो बेटा उसकी यहाँ पे स्पीड होगी 3.1 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, आगे कहता है कैलकुलेट द वर्क डन बाय F फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रॉली फ्रॉम X टू Y. वर्क डन बाय F, वर्क डन बाय F इंटू डिस्टेंस. F कौन सी फोर्स है 54. तो वर्क डन बाय F निकालना है. जिस पर्टिकुलर फोर्स का पूछ रहा होता है उसी को यूज करते हैं. फिर वर्क डन बाय F इंटू एस. फोर्स कितनी है 54 और डिस्टेंस कितना है 9.5. $510 न्यूटन, 510 जूल्स ऑलमोस्ट. ठीक है. अच्छा, आगे कहते हैं द ट्रॉली इज रिलीज्ड एट पॉइंट X एट t इज इक्वल टू 0. ऑन फिगर 2.2 sketch a graph to show the variation with the time t of the work done by the movement of the trolley from X to Y. Numerical values are not required. Okay. On figure 2.2 sketch a graph to show the variation with time t of the work done by F. Movement of the trolley from X to Y. Work done time graph बनाना है. वर्क डन का टाइम से पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा. स्पीड बढ़ती जा रही है, हर सेकेंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो हर सेकेंड में वर्क डन बढ़ता जाएगा. ग्राफ क्वाड्रेटिक होना चाहिए. देखते हैं. वर्क डन होता है ना F इंटू एस. फोर्सेस तो कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है. S किसके इक्वल है? S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर. UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना. ये तो 0 है. S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर. तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू हाफ AT स्क्वायर. इसको बाहर ले आए, हाफ AF T स्क्वायर. ये कांस्टेंट है, तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर. क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा. तो ग्राफ क्या होगा? ऐसा. देखो ना, इसको कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हैं. पहले सेकंड में इसकी स्पीड कम है, कम डिस्टेंस कवर होगा तो वर्क डन कम होगा. 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, अगले सेकंड में वो ज़्यादा वर्क डन कर रहा है,
पहले सेकंड में कम डिस्टेंस कवर किया क्योंकि एवरेज स्पीड कम थी, अगले सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया क्योंकि एवरेज स्पीड ज़्यादा है, अगले और सेकंड ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो हर अगले सेकंड में वर्क डन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा और कोई तरीका तो नहीं है? ऐसे ही करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट, the angle of slope is constant, the frictional forces on the wheat are also constant. Explain why in practice it is incorrect to assume that total resistive force on the motion and suitcase is constant as it is moved from x to y. Okay. बेटा व्हील्स पे जो कांस्टेंट फोर्स है, एंगल भी कांस्टेंट है मान लिया, लेकिन एयर रेजिस्टेंस जो होती है ना, जो ड्रैग फोर्स होती है, डिपेंड्स ऑन स्पीड। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्सेस कांस्टेंट नहीं है। तो एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज देखिए। अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट P, ओके, एज शोन। ये डायग्राम है, टोटल लेंथ 9.3 है और ये x है, ये y है, ये h हाइट है, ये थीटा एंगल है। मोमेंटम यहाँ पे गिवन है इसका 72.72 न्यूटन सेकेंड। अच्छा भी क्या कह रहा है? The sphere swings from sides to side at one instant of the sphere. One instant of the sphere is at its lowest point x, where it has kinetic energy 0.86 joules and momentum. Kinetic energy भी given है, momentum भी given है 0.72 Newton second in a horizontal direction. A short time later, the sphere is at position y, where it is momentarily stationary at the maximum vertical height h above the position x. ठीक है जी, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, करना क्या है? The string has fixed length and negligible weight, air resistance also negligible. On figure 3.1, draw a solid line to represent the displacement of the center of sphere at position y from position x, y to x. Displacement, ये solid line बना देंगे, straight line बना दी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x टू y। अच्छा आगे कहते हैं, शो दैट द मास ऑफ द स्फीयर इज 0.3 kg। मास निकालना है आपने, मोमेंटम गिवन है और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपने मास निकालना है। ओके, मोमेंटम गिवन है और काइनेटिक एनर्जी गिवन है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन याद है आपको? मोमेंटम होता है m into v, ओके। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। हमें इसका आंसर गिवन है, ये मेरे ख्याल से 0.86 जॉल्स है और इसका आंसर भी गिवन है 0.72 न्यूटन सेकेंड। यह है 0.72 न्यूटन सेकेंड। अब दो अप्रोचेज हैं, आप क्या करें, ये वाली यूज़ करें, हमने क्या निकालना है, मैथ्स निकालना है ना। तो यहाँ से v को सब्जेक्ट बना लें, v हो जाएगा p/m और वहाँ पे डाल दें p/m। देखो हम वैल्यू भी डाल सकते हैं या पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। इन दोनों को यूज़ करें ना तो हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैथ निकाल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो अगर मैं v की जगह लिख दूँ, v किसके इक्वल हो जाएगा, p/m। यहाँ पे लिख दूँ हाफ m की जगह p/m स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की हाफ m p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर। ये m है, ये m स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने याद भी किया होगा, मैंने बताया तो याद कर लें, p स्क्वायर ओवर 2m होता है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं p स्क्वायर ओवर 2m, यहाँ से मैथ्स निकालेंगे, मैथ्स इधर, काइनेटिक एनर्जी इधर। तो मैथ्स इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। p स्क्वायर कितना है, 0.72 का स्क्वायर ओवर 2 पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.86। सॉल्व करो,
0. 0.72 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ब्रैकेट के अंदर रखो हम 0.30 का 1 kg। हाँ जी, नेक्स्ट कैलकुलेट द हाइट। हाइट निकालनी है, मैथ आ गया 0.3 kg, अब हाइट निकालनी है। तो बेटा यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन लग जाएगा ना, उससे कहा हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। अगर एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीपी बन जाएगी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीपी बन जाएगी बेटा। सो स्विंग्स दिस एयर रेजिस्टेंस की बात की है, नहीं भी की तो हम एज्यूम करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। सो क्या हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जीपी, चेंज इन जीपी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। mgh इज इक्वल टू 0.86, m 0.3, g 9.81 इंटू हाइट 0.86। हाइट की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड होगा, तो हाइट की वैल्यू आ रही है 0.29 मीटर्स। आगे कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन P एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.93। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.93 व्हेन द स्फीयर इज एट पोजीशन Y, द स्ट्रिंग इज एट एंगल थीटा द वर्टिकल सो दैट थीटा इज 47 डिग्रीज। हमने एंगल शो करना है कि शो दैट एंगल इज 47 डिग्रीज। या आपने एंगल प्रूफ करना है 47, ये शो करना है। ओके बेटा, हाइट आ गई आपके पास 0.29। ओके, अगर मैं यूं ट्राइंगल बना लूं यूं करके और यहाँ स्ट्रेट लाइन ले आऊं और यूं बन जाएगी ट्राइंगल। ये हाइट 0.29 है ना, तो 0.93 में से 0.29 माइनस करो, ये टोटल यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है 0.93, ये हाइट कितनी है 0.29, ये माइनस कर दो 0.93 माइनस 0.29 क्या रहा है 0. तो यहाँ तक आ जाएगा 0.64। अब एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड ये बेस 0.64 है और ये साइड कितनी है, ये पूरी लेंथ के इक्वल है 0.93, और आपने एंगल निकालना है एंगल। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.64 और 0.93। थीटा इनवर्स चेक करें कितना आता है, 47 ही आना चाहिए। .64 और 0.93 का इसका कॉस इनवर्स लो। बेटा लिखो शिफ्ट कॉस लिखो, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये लिखो 0.64 डिवाइड बाई 0.93। $47 नहीं आ रहा। डिग्री बोर्ड में है कैलकुलेटर आपका? ओके जी, आगे चल रहे हैं। एंगल आ जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, फॉर द स्फीयर एट पॉइंट वाई कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ वेट अबाउट पी। मोमेंट ऑफ वेट अबाउट पी निकालना है, मोमेंट ऑफ वेट अबाउट पी। इस स्फीयर का मोमेंट निकालना है पी पॉइंट के अबाउट। हमने ट्राइंगल बना ली थी और ये एंगल 47 था, ये 0.64 था मेरे ख्याल से, और ये 0.93 है ना, ये 90 का एंगल है।
अब हमने क्या निकालना है, वेट का मोमेंट निकालना है, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये पिवट है ना, वेट का लाइन ऑफ एक्शन यूँ एक्ट कर रहा है, वेट कितना आया था, इसका मैस आया था हमारे पास 0.3 kg, तो W=mg होता है ना, तो वेट आ जाएगा। तो इस पिवट से वेट का लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, तो आपको इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस y निकालते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा लग जाएगा, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 47 इज इक्वल टू वाई ओवर दिस, साइन 47 इज इक्वल टू वाई ओवर 0.93, तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, साइन 47 का जो आंसर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करें, 0.680 मीटर्स, ये y आ गया बेटा। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स वेट के इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ये है, पिवट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर्स वेट के इक्वल है mg, 0.3 इंटू 9.81 इंटू 0.680, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 2.0 न्यूटन मीटर इसका मोमेंट आ गया। मोमेंट का फॉर्मूला था ना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऐसे करेंगे, रेस कर रहा हूं। अच्छा बेटा नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है क्वेश्चन? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लास्ट पार्ट रहता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज स्टेशनरी एट पॉइंट y। क्या ये y पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है? तो y पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। एक तो मोमेंट भी एक्ट कर रहा है और रिजल्टेंट फोर्स भी एक्ट कर रही है, इस तरफ को एक्ट कर रही है, तो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, एज रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो एंड रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो, तो इट इज इक्विलिब्रियम में नहीं है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज, वेव से रिलेटेड है। फॉर आवर प्रोग्रेसिव वेव स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ। प्रोग्रेसिव वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इन फेज पार्टिकल्स, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, एडजेसेंट या कह सकते हैं। आगे आता है अ लाइट वेव फ्रॉम अ लेजर हैज अ वेवलेंथ दिस मच, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ वेव। आपको वेव का टाइम पीरियड निकालना है लेजर लाइट से, जो ये पता है आपको, तो हमें पता है c इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा, लाइट की स्पीड पता है आपको, f की जगह टाइम पीरियड ले यूज करें, लैम्डा ओवर टाइम पीरियड, c होता है ना 1 f होता है ना 1/t, तो f की जगह 1/t लगा दिया, तो t निकालना है, t किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा ओवर c, 460 इंटू 10 पावर -9 ओवर 3 इंटू 10 पावर 8, क्या सॉरी क्या 1 पॉइंट, ठीक है, -15 सेकेंड, शाबाश, 1.5 इंटू 10 पावर -15 सेकेंड्स हो गया। आगे कहता है बेटा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, द लाइट फ्रॉम द लेजर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिस्क्राइब द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव एज इट पासेस थ्रू द ग्रेटिंग। तो क्या हो जाएगा, जब ग्रेटिंग पे लेजर लाइट क्यों आ रही, ग्रेटिंग है, ये लेजर लाइट आ रही है, इसके वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, तो हर स्लिट से लाइट क्या करेगी, डिफ्रैक्ट करेगी, स्प्रेड हो जाएगी। द लाइट स्प्रेड्स फ्रॉम ईच स्लिट्स एंड ओवरलैप्स, लाइट स्प्रेड्स फ्रॉम ईच स्लिट्स, लाइट इज इंसिडेंट ऑन ईच स्लिट एंड लाइट स्प्रेड्स फ्रॉम ईच स्लिट, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, हर स्लिट से, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्लिट्स होती हैं, हर स्लिट से जो लाइट पास होगी, क्योंकि बहुत गैप छोटा है तो लाइट स्प्रेड होगी।
The diffraction grating is used with the different wavelength of visible light. The angle theta for the fourth maximum from the zero order central maximum is measured from each wavelength. The variation of lambda and sin theta are shown. ग्राफ थीटा और लैम्डा का ग्राफ गिवन है. ओके, फोर्थ ऑर्डर का ये. द ग्रेडियंट इज g. Determine an expression in terms of g for the distance d between the two centers of adjacent slits in the diffraction grating. Small d की वैल्यू चाहिए in terms of g. G is gradient. बेटा आपको पता है जब भी स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, तो हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? लीनियर लॉ. y इज इक्वल टू mx प्लस सी. y एक्सिस पे साइन थीटा लिया हुआ है तो साइन थीटा इसके नीचे लिख दें. x एक्सिस पे लैम्डा लिया हुआ है तो यहाँ पे लैम्डा लिख दें. इधर क्या होगा? स्लोप प्लस c क्या होगा? y इंटरसेप्ट. अच्छा, अब कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसपे साइन थीटा आता है? कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें साइन थीटा आता है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. ठीक है, साइन थीटा को सब्जेक्ट बना, इसी फॉर्म में लेके आए. जिस फॉर्म में ग्राफ से इक्वेशन बने इसको इसी फॉर्म में लेके आए. तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एन ओवर डी मल्टीप्लाई लैम्डा. आगे कुछ नहीं है तो आगे जीरो है. अच्छा जनाब, अब क्या है? एन ओवर डी किसकी जगह पे आ रहा है? स्लोप की जगह पे आ रहा है. तो n ओवर d इज इक्वल टू स्लोप को g का हुआ है ना, और n के वैल्यू भी 4 गिवन है. फोर्थ ऑर्डर का ये है, फोर्थ ऑर्डर का एंगल है. तो d किसके इक्वल हो जाएगा? n ओवर g, है ना. d डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और n क्या? 4. n के वैल्यू 4 है, 4 ओवर g. तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लाइंस का 4 ओवर g. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन लीनियर लॉ अप्लाई किया. y के नीचे वो लिख दिया जो y एक्सिस पे है, x के नीचे वो लिख दिया जो x एक्सिस पे है. फिर कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसपे साइन थीटा और लैम्डा इन्वॉल्व है? तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन हमें याद है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. यहाँ पे साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाए, ये आके डिवाइड हो जाएगा. अब इन दोनों को कंपेयर कर लें. साइन थीटा की जगह साइन थीटा आ रहा है, यस. स्लोप की जगह भी ये आ रहा है, स्लोप g है. g इज इक्वल टू एन ओवर डी. एन की वैल्यू 4 है. अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमने बच्चों को मॉक में ये पेपर दिया था. मॉक में ये पेपर दिया था, ये वाला. ये नहीं, ये जून 21 ही है, पेपर 21 है. ऑन फिगर 4.1 sketch a graph to show the resultant that would be obtained from the second order maxima. On figure 4.1 sketch a graph to show the result that would be obtained for the second order maxima. Second order maxima के लिए क्या results मिलेंगे? ओके, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा. हमारा ग्रेडियंट किसके इक्वल आया था? n ओवर लैम्डा, नहीं n ओवर d, है ना. ये था ना, n ओवर d. तो बेटा d तो कांस्टेंट है, g इज प्रोपोर्शनल टू n. फोर्थ ऑर्डर के लिए ये लाइन बनी है ना, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो लाइन बनेगी उसका ग्रेडियंट इससे हाफ होगा. उसका ग्रेडियंट इससे हाफ होगा. ये इतनी लेंथ में यहाँ तक पहुँचेगी ना, वो इतनी लेंथ में यहाँ तक पहुँचेगी, तो यूं बनेगी लाइन. इस ग्रेडियंट शुड बी हाफ. ठीक है, इसका ग्रेडियंट हाफ बन जाएगा. यहां से लेके यहां तक जितना इसका राइज था ना, उससे हाफ राइज होगा, क्योंकि ग्रेडियंट n के प्रोपोर्शनल है. तो जब ये 4 था तो ये लाइन बन रही है, जब 2 है तो आधी ग्रेडियंट पे लाइन बनेगी. रिलेशन निकाल लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे. अच्छा भाई, नेक्स्ट स्टेट्स किरचॉफ सेकंड लॉ. किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है? किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस. वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, पता है आपको. अच्छा, अब बैटरी हैज EMF 4 volt and internal resistance this much. The battery is connected to uniform resistance XY and a fixed resistor R as shown in figure 5.1. ठीक है जी, आपको डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम. ये 4 वोल्ट है, ये 0.35 इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये और ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, ये एक्सटर्नल, ये भी एक रेजिस्टर है. द वायर X5 हैज रेजिस्टेंस 0.9 ohms. इसकी रेजिस्टेंस गिवन है, बैटरी की 4 वोल्ट है.
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई इज 1.8 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट है इस लेंथ के क्रॉस, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 0.9 ओम्स। अच्छा, कहते हैं कैलकुलेट द करंट इन एक्स वाई। तो आपको दोनों चीज़ें पता है, वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो R इज इक्वल टू वी ओवर आई, वी ओवर आई 2 एम्पेयर, 2 आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। करंट निकालना है यार, क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी ओवर आर 1.8 ओवर 0.9, 2 एम्पेयर्स, करंट इज 2 एम्पेयर्स। ठीक है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आगे पढ़ता हूँ। फ्रीज। हाँ जी, आगे कहते हैं द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग द पॉइंट इन द बैटरी इन द टाइम ऑफ 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं बैटरी से, 45 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं। ओके, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, एंड Q क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E। N निकालना है ना, आई टी ओवर E, आई कितना है 2, 45 सेकेंड्स के लिए, E 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 90 ओवर 1.6, 5.6 इंटू 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। द रेजिस्टेंस R, कैपिटल R रेजिस्टेंस निकालनी है। ओके, अब इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है हमने, इसकी रेजिस्टेंस गिवन है। अच्छा ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। करंट पता है आपको, इसके अंदर से इतना जा रहा है 2 एम्पेयर, और इसकी वोल्टेज भी हमें निकाल सकते हैं। वही करंट यहाँ से जा रहा है ना, इस पर भी 2 एम्पेयर करंट जा रहा है, यहाँ भी 2 एम्पेयर करंट जा रहा है। तो पहले इसकी वोल्टेज निकालो, V इज इक्वल टू आई आर, इंटरनल को कितनी वोल्टेज मिल रही है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.35, या देगा 0.70 वोल्ट, इसको 0.70 वोल्ट मिल रही है। अच्छा, अब इधर की वोल्टेज हमें पता है, बैटरी की वोल्टेज से ये दोनों वोल्टेजेस माइनस कर दे तो आ जाएगी वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई माइनस वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, ऐसे लिखे ना, टोटल EMF इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई। अब सही है, ये 4 है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.7 है, ये फाइंड आउट करनी है अभी हमने, और एक्स वाई पे कितनी है 1.8, ये 2.5 में से 4 गया 1.5, इसको वोल्टेज मिल रही है 1.5, इसकी वोल्टेज निकाल ली। अब वोल्टेज भी पता है और करंट भी पता है, तो रेजिस्टेंस होता है V ओवर आई। व्हाट इज इसकी वोल्टेज 1.5, व्हाट इज करंट 2, याद है कि 0.75 ओम्स। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में सर्किट चेंज हो गया तो मैं फ्रीज खत्म कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, सी पार्ट देखिए, an EMF of 1.2 volt is connected to a circuit shown। ये 4 वोल्ट की बैटरी है और a cell of EMF, यहाँ पे 1.2 वोल्ट का सेल लगाया, connected to circuit shown। The connection P is moved along the line XY. The galvanometer reading is 0 when the distance is 0.30. Calculate the total length. Calculate the total length of wire XY. XY की total length बतानी है हमने। Calculate the total length. Okay. यहाँ पे कितनी है? 0.30 मीटर और इसको 1.2 मिल रही है। इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज हमें गिवन थी, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी थी?
मिटा दिया मैंने, वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई गिवन थी ना आपको 1.8, टोटल वोल्टेज 1.8 है। इसकी जो लेंथ के जो वोल्टेज मिल रही थी वो 1.8 थी। तो अब सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो V1 ओवर L1 इज इक्वल टू V2 ओवर L2। रेशियो प्रोपोर्शन भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? 1.2 वोल्ट मिलती है 0.3 को, तो 1.8 किसको मिलेगी? X को। रेशियो प्रोपोर्शन यूँ, तो X इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 1.2, इट गिव्स 0.45 मीटर्स। तो बेटा टोटल लेंथ आ गई 0.45 मीटर्स। इसकी टोटल लेंथ आ गई 0.45 मीटर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या पूछता है आपसे? द फिक्स रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय द डिफरेंट फिक्स रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर देन आर। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी दैट मस्ट बी मेड टू पोजीशन P किलोवानोमीटर पे रीडिंग 0 रहे। आपने क्या किया? फिक्स रेजिस्टर को चेंज कर दिया ऐसे रेजिस्टर से जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, इसको रिप्लेस कर दिया फॉर एग्जांपल ज़्यादा से। बेटा जब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो हमें पता है यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से इसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है ना उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो लेस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अवेलेबल फॉर एक्स वाई, लेस पी डी अक्रॉस एक्स वाई। सो पी डी पर यूनिट लेंथ विल डिक्रीज। पहले इसको 1.8 मिल रहा था ना, तो अब इसको 1.8 से कम मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ विल डिक्रीज, क्योंकि इसको ज़्यादा मिलने लग गया, तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगी। तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगी तो फिर P पॉइंट विल मूव टुवर्ड्स Y। तो इसकी वोल्टेज पूरा करने के लिए पहले इतनी लेंथ को 1.8 मिल रहा है, इतनी लेंथ को ये मिल रहा है। अगर आप इस लेंथ को फॉर एग्जांपल ये इस लेंथ को मिलने लग जाए 1.5, जब इस लेंथ को 1.5 मिलेगा तो फिर इस लेंथ को 1.2 नहीं मिलेगा, आपको और आगे आना पड़ेगा। द पॉइंट P शुड बी मूव टुवर्ड्स Y, दिस पॉइंट शुड बी मूव टुवर्ड्स Y, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स Y। ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगी। जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है सीरीज में, जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी तो इसके लिए कम बचेगी, इसकी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगी। तो इसके इक्वल ईएमएफ पूरा करने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। आपको पता है ना, जब यहाँ पे नल पॉइंट होता है, यहाँ पे रीडिंग 0 होती है, जितनी एक्सपी लेंथ को वोल्टेज मिल रही होती है उसके ईएमएफ के इक्वल होती है। अब इसका ईएमएफ 1.2 है और इस लेंथ को भी 1.2 मिल रहा है, लेकिन जब टोटल लेंथ को वोल्टेज कम मिलेगी तो इस लेंथ को भी 1.2 से कम मिलेगी। अब इस लेंथ को सपोज 1 वोल्ट मिलने लग गई है, ये 1.2 है, ये 1 वोल्ट है, तो यहाँ रीडिंग 0 तो नहीं होगी। तो फिर आपको 1.2, इस 1 को 1.2 करने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। द बैलेंस पॉइंट विल मूव टुवर्ड्स Y, इसको Y पे मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस डिकेज टू फॉर्म बीटा पॉजिटिव। अ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस डिकेज टू फॉर्म अ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है? +1 1। ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है और प्लस पॉजिटिव बीटा पार्टिकल बनता है ना, पता है ना आपको? ओके, अ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस डिकेज टू पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। स्टेट द नेम ऑफ अदर लेप्टॉन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द डिके। कौन सा अदर लेप्टॉन बनेगा इसमें? इसमें एक लेप्टॉन भी बनता है। हाँ जी, सो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, ये न्यूट्रॉन तो लेप्टॉन नहीं है ना, न्यूट्रॉन तो लेप्टॉन नहीं है। अ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस स्टेट द नेम ऑफ अदर लेप्टॉन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिके। अ प्रोटॉन्स
क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया, प्रोटॉन नंबर एक कम हो जाता है। और साथ में क्या बनता था इसके, जब भी पॉजिटिव बीटा बनता है ना तो न्यूट्रिनो भी निकलता है साथ। मैंने ऐसे याद किया हुआ था, जब नेगेटिव बीटा डीके होता है ना, नेगेटिव बीटा डीके होता है तो न्यूट्रिनो के ऊपर ये डैश है ना, तो डैश वाला एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। जब पॉजिटिव बीटा होता है तो पॉजिटिव, ये खाली न्यूट्रिनो होता है, तो साथ में क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, सो न्यूट्रिनो निकलेगा, साथ क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इज एमिटेड। पॉजिटिव बीटा डीके में क्या निकलेगा बेटा, न्यूट्रिनो निकलेगा। ये याद करना पड़ेगा आपको, इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। स्टेट द नेम ऑफ इंटरेक्शन दैट गिव्स राइज टू दिस डीके। जिसमें भी बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं वो क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से बीटा पार्टिकल निकलते हैं, इसको याद करना है आपने। ठीक है, बीटा पार्टिकल जो निकलते हैं वो ड्यू टू वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, न्यूक्लियर फोर्सेस से निकलते हैं। स्टेट विच ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल हैज ग्रेटर रेशियो ऑफ चार्ज टू मैस। चार्ज टू मैस रेशियो किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बीटा की ज़्यादा होगी चार्ज टू मैस रेशियो। देखो ना, बीटा पार्टिकल का मैस तो बहुत कम है और चार्ज प्रोटॉन के बराबर, इसका चार्ज तो 0 है, इसकी चार्ज टू मैस रेशियो 0 होगी, 0 ओवर मैस। इस पर 0 चार्ज है, मैस इसका 1 है, आंसर 0 आएगा न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का +1 और इसका मैस केजी में लें तो यू में ले लेते हैं, और बीटा का +1 चार्ज और मैस होता है 1/1836 यू। तो बीटा पार्टिकल की लार्जेस्ट चार्ज टू मैस रेशियो होगी। किसकी चार्ज टू मैस रेशियो ज़्यादा होगी, बीटा पार्टिकल की। अच्छा, आगे कहते हैं 4th पार्ट। ये सब रट्टे वाली चीज़ें हैं बेटा, इसमें अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं है आपको, मेनली आपको याद करनी है। न्यूक्लियर फिजिक्स में यहाँ पे रट्टा है। यूज अ क्वार्क मॉडल टू शो दैट द चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई वेयर ई इज एलिमेंट्री चार्ज। प्रोटॉन पे क्वार्क मॉडल बताना है। प्रोटॉन किस किस से मिलकर है, यू डी, अप डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो अप पे कितना चार्ज होता है, +2/3e, और दूसरे पे भी कितना होगा, +2/3e, और डाउन पे कितना चार्ज होगा, -1/3e। अब इनको प्लस करें ना तो आपके पास चार्ज ऑन प्रोटॉन आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट, the quark composition of the proton is changed during the decay. Describe the change of quark composition. प्रोटॉन में क्वार्क कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रॉन बन गया है ना। जी, तो ये प्रोटॉन क्या बन गया है, इसमें बेसिकली होता क्या है, एक अप क्वार्क डाउन बनता है। होता ही है कि एक अप क्वार्क क्या बन जाता है, डाउन प्लस बीटा प्लस न्यूट्रिनो। ऐसे ही होता है ना। जब ये न्यूट्रॉन बनेगा तो क्या बन जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। जब ये न्यूट्रॉन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप खत्म होकर डाउन बन जाएगा तो हो जाएगा यू डी डी या डी डी यू, क्योंकि न्यूट्रॉन बन गया। तो हमारी क्वार्क पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगी यू डी डी। ठीक है, अब क्वार्क टर्न्स इनटू डाउन क्वार्क, ऐसे हो जाएगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट, a nucleus X6, X12 and a nucleus Y8, Y16 are accelerated by the same uniform electric field. Determine the electric force on X or electric force on Y. Same uniform field. Electric force का formula क्या होता है, F is equal to QE, Q of X into E और Q of Y into E. फोर्स निकालनी है, फोर्स में मैथ का काम नहीं है। दोनों न्यूक्लियाई हैं, एक पे 6 प्रोटॉन्स हैं और इस पे 8 प्रोटॉन्स हैं, चार्ज इसका 8 है। हाँ जी बेटा, ई से कैंसिल हो गया। चार्ज ऑन एक्स कितने हैं, 6 ई। चार्ज ऑन वाई कितने हैं, 8 ई। ई से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 3/4.75. अच्छा भी नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ, अब एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स तो आपके पास आ गई, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
दोबारा लिखता हूँ, एक्सेलरेशन होता है F/m, F होता है QE, है ना। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ x, तो क्या लग जाएगा, चार्ज ऑन x E ओवर मास ऑफ x डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ y E ओवर मास ऑफ y। E से कैंसिल हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा चार्ज ऑफ x डिवाइडेड बाय मास ऑफ x मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ y डिवाइड बाय चार्ज ऑफ y। ओके, व्हाट इज चार्ज ऑफ x, भूल गया, x पे कितना चार्ज था चेक करने दो मुझे। x न्यूक्लियस था 612 और y था 816, ये तो वैल्यूज डाल दें। x ये 6 चार्ज है और ये मास है, तो हो जाएगा 6/12 इंटू मास ऑफ y कितना है 16/8, 16/8 ही आएगा ना, 8 जी बिल्कुल, ये कैंसिल होकर 1 ही बन रहा है मेरे ख्याल से। 8 2s are 16, 2 6 are 12 और 6 आंसर 1 आ रहा है। ठीक है जी, 1 ही है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, x is at rest in a uniform electric field at t is equal to 0। x रुका हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, 612 वाला इनिशियल ये पार्टिकल है और ये इसकी u0 है t0 पे। फील्ड कॉजेज x टू एक्सेलरेट सो दैट इट मूव्स अलोंग द फील्ड। ओके, फोर्स इधर लग रही है, जा भी इधर रहा है। ऑन फिगर 6.1 स्केच अ वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द एक्सेलरेशन। फील्ड कौन सा, यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, फोर्स यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, फोर्स यूनिफॉर्म है ना बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स यूनिफॉर्म है, फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी, तो ना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी ना इसकी वैल्यू। ओके, अगर वीटी ग्राफ होता तो यूं बढ़ता, एक्सेलरेशन टाइप का ही होगा। हो गया मेरे ख्याल से, खत्म हो गया। यस, थैंक यू बेटा।